हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। होप आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो एमसीक्यू करवाने के साथ एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो आपको केवल आंसर नहीं सुनना है, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो भी आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एज इट इज यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ जो आपका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए किसी प्रपोजल को जो हम एनालाइज करते हैं कि उस प्रपोजल से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कि नहीं, रिस्क कितना है, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, इन सारी चीजों को एनालाइज करने की टेक्निक होती है क्या, कैपिटल बजटिंग। जो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से, दीर्घकालीन निर्णय लेने से संबंधित होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और अगर कैपिटल बजटिंग का डिसीजन गलत होता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी, उसके एग्जिस्टेंस के लिए भी जरूरी होते हैं। फिर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर ऑफ एन इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपने एक बार ले लिया तो उसको आसानी से आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। आपने एक फैक्ट्री बनाने का डिसीजन लिया तो आधी फैक्ट्री बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप वापस आ जाएंगे, या अगर आप वापस आ भी जाते हैं तो वापस आने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो एक तरह से जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन होते हैं ना, वो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनमें वापस आना आसान नहीं होता, या आसान होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट टू एक्सपांड द बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिसीजन में, एक्सपेंशन डिसीजन भी एक होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करिए कि आपका मार्केट है कि अभी आप 10,000 यूनिट बना करके बेच रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मार्केट में नहीं 10,000 नहीं 15,000 यूनिट्स की डिमांड है। तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस कैपेसिटी है आप उसको बढ़ाओगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन डिसीजन। ठीक है, संक कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। संक कॉस्ट, कॉस्ट होती क्या है, तो संक कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस में लग चुकी है और जिसे अब आप उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस कॉस्ट को दोबारा से आप रिवर्स कर लो, हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो पैसा आपका ऑलरेडी लग चुका है, जो पैसा आपके जेब से जा चुका है, फॉर एग्जांपल कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आपकी टीम ने 6 महीने तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया। अब वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है ना, वो संक कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपकी हो चुकी है। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग डिसीजन में संक कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वो खर्चा तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, तो अब आप जब डिसीजन लोगे कैपिटल बजटिंग का, तो जो संक कॉस्ट तो हो चुकी, जो लगना था वो लग चुका, इसलिए आपके डिसीजन पे संक कॉस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए संक कॉस्ट को इररिलेवेंट, महत्वपूर्ण कॉस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, सो संक कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये गलत है। संक कॉस्ट कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पार्ट नहीं होती है, बल्कि ये इररिलेवेंट होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। समझ में आई बात? तो आपका सही आंसर है डी। कौन सा आपका,
कैपिटल बजटिंग के लिए ट्रू नहीं है, तो संक कॉस्ट जो है वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फाइनेंस इफ इट्स, ठीक है, IRR इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे बोल रहा है कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किस कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स थी उसमें कुछ रूल्स थे कि इस रूल्स के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। जैसे आपका पे बैक में क्या था कि पे बैक अगर कम से कम है तो आप वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे। एआरआर में क्या था कि एआरआर आपका ज्यादा होगा तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। एनपीवी में क्या था कि अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या था कि अगर आपका पीआई जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो 1 से ज्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। तो यही चीज यहाँ पे देखना है कि कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आईआरआर, आईआरआर के केस में क्या रूल था कि अगर आईआरआर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। आईआरआर क्या होता है, तो आईआरआर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या वो डिस्काउंटेड रेट होता है जिस पर की जो एनपीवी होती है प्रोजेक्ट की वो क्या होती है, 0 होती है। या अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो डिस्काउंटेड रेट होता है जिस पर कि आपका जो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, कैश आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर हो जाए या एनपीवी 0 हो जाए, वो क्या होता है आपका आईआरआर। और इसका डिसीजन रूल क्या है कि आईआरआर अगर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस केस में तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। एनपीवी पॉजिटिव है तो भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे। एनपीवी नेगेटिव है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पीआई 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। तो किस कंडीशन में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, जब आपकी एनपीवी क्या है, नेगेटिव है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आईआरआर पूंजी की लागत से अधिक है, पूंजी की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। एनपीवी धनात्मक है यानी पॉजिटिव है या यूं कहें कि 0 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। एनपीवी नकारात्मक है, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। पीआई अगर 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट whose cash flows are not affected by the acceptance or rejection of other project, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो दूसरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है, एक का कैश फ्लो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो देख लो कौन से होते हैं, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट नहीं, रिस्क फ्री प्रोजेक्ट नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें से अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरे प्रोजेक्ट को आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 2 मशीन लगानी है, एक ऑटोमेटिक मशीन लगानी है, एक मैनुअल मशीन लगानी है। तो या तो आप ऑटोमेटिक लगाओगे या तो मैनुअल लगाओगे, जनरली ऐसे ही होगा ना, दो दो तो लगाओगे नहीं। तो अगर आप ऑटोमेटिक को एक्सेप्ट करते हो मतलब मैनुअल को आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है कि एक की एक्सेप्टेंस दूसरे को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अपन ने क्लास में एग्जांपल लिया था कि आप सपोज करिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने बोला कि या तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को चुन लो या तो मुझे चुन लो। मतलब एक को चुनना तो दूसरे को क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। तो ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि बिल्कुल अलग अलग है, एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या बोला है कि एक का कैश फ्लो दूसरे को अफेक्ट ना करे। मतलब वो किस टाइप के प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। और अगर ऐसा होता, लिखा होता कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो दूसरे को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा या आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, आपके पास 2 प्रोजेक्ट आए, ठीक है ना। आपको सीमेंट की फैक्ट्री डालना है और आपको कपड़े की फैक्ट्री डालना है।
ठीक है ना। सीमेंट की फैक्ट्री की कॉस्ट है मान लीजिए 4 करोड़ रुपए, और आपको कपड़े की फैक्ट्री की कॉस्ट में मान लीजिए 3 करोड़ रुपए। इससे 1 रुपया कम नहीं लगेगा, और आपके पास केवल 5 करोड़ है और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, एक को अगर एक्सेप्ट कर लिए, मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो 4 करोड़ यहाँ लग गए, अब बचा 1 करोड़ यहाँ पे चाहिए 3 करोड़। तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। मतलब एक का एक्सेप्टेंस दूसरे का रिजेक्शन बन रहा है। या मान लीजिए आपने कपड़े की फैक्ट्री लगा ली, 3 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट कर दिए, अब आपके पास बचा कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ में तो सीमेंट की फैक्ट्री बनेगी नहीं, तो मतलब आपने एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। हमारा आंसर क्या है, डी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक का कैश फ्लो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने का कौन सा एक टूल है, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीवी या आईआरआर। तो इसका आपका सही आंसर क्या है, आईआरआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू की लिमिटेशंस या कमी क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, तो हाँ जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, और ये तो अच्छी बात है, इसका ये मेरिट है, पॉजिटिव पॉइंट है। इट कंसीडर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉर द शेयर होल्डर। हाँ, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है एनपीवी, ठीक है ना। बल्कि ये जो है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को कंसीडर करता है एनपीवी, और ये एक मेथड की कमी भी है, लिमिटेशंस भी है, किसकी, आईआरआर की। आईआरआर जो होता है ना, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर कर देता है, तो ये उसकी लिमिटेशंस भी है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना एनपीवी का क्या है, मेरिट है, और आईआरआर की क्या है, डिमेरिट है। इट कंसिडर कैश फ्लो स्ट्रीम इन इट्स इंटायरली। इसका मतलब ये है कि जो एनपीवी होता है वो पूरे इंटायर लाइफ की, प्रोजेक्ट की इंटायर लाइफ के कैश फ्लो को कंसीडर करता है। तो हाँ जी, जब आप एनपीवी निकालते हो तो आप पूरे प्रोजेक्ट के इंटायर लाइफ के कैश फ्लो को कंसीडर करते हो। और इट रिक्वायर्स स्किल फॉर कैलकुलेशन, इस पे कैलकुलेशन के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। मतलब ये है, ये थोड़ा कैलकुलेट करना कठिन होता है, नॉर्मल पर्सन इसको कैलकुलेट नहीं किया कर सकता है, बल्कि इसके लिए स्किल्स की जरूरत है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, कमी है, कि हर आदमी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, देन वो कैलकुलेट कर सकता है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्रोजेक्ट विथ अ शॉर्टर पेबैक पीरियड। एक प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक पीरियड शॉर्टर है, कम है, तो उसके लिए इसमें से क्या सही है, ट्रू है। द प्रोजेक्ट विल हैव मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू, द प्रोजेक्ट विल हैव लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू, द प्रोजेक्ट कैरीज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क, अ प्रोजेक्ट कैरीज अ लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है ना, तो एनपीवी पे पेबैक पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर उसका पेबैक पीरियड कम है, मतलब जो आपने पैसा लगाया, पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप कितने दिन में, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने शुरू में पैसा लगाया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया और पेबैक पीरियड 3 साल है, इसका मतलब वो 1 लाख रुपए आप 3 साल में रिकवर कर लोगे। तो जितना जल्दी रिकवर कर लोगे उतना अच्छा है ना। तो जितना कम पेबैक पीरियड होगा, रिस्क उतना क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक पीरियड 10 साल है, मतलब पैसा कितने साल में रिकवर होगा, 10 साल में। एक है जिसका 5 साल पे बैक पीरियड है, मतलब पैसा कब कितने दिन में रिकवर होगा, 5 साल में। एक है जिसका 3 साल में पे बैक पीरियड है, मतलब पैसा कितने साल में रिकवर हो जाएगा, 3 साल में। तो देख के क्या लग रहा है कि अगर पे बैक पीरियड कम है तो रिस्क हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस में कम हो रहा है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। द प्रोजेक्ट कैरीज अ लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क, प्रोजेक्ट में रिस्क कम है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, अ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक विच डज नॉट रिक्वायर
द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। कौन सी मेथड है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं होती है? तो एनपीवी, एनपीवी में होती है। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही क्या करते हो? डिस्काउंटेड करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड। तो इसमें से जो आईआरआर होता है ना, इसमें आपका आईआरआर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो। पे बैक पीरियड में भी बेसिकली जरूरत नहीं होती है, लेकिन पे बैक पीरियड में एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, उसमें आपको जरूरत होती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है आपका? सी है। ठीक, नेक्स्ट है, इफ टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर सच दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ वन सेल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर, देन सच डिसीजन मेकिंग विल लीड टू। कहना चाह रहा है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को वो रोक देता है। ठीक है ना, एक को आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे को क्या करता है? दूसरे की पॉसिबिलिटी को वो एक्सक्लूड, दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? तो अभी मैंने समझाया था कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के कारण दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ रहा है तो वो प्रोजेक्ट आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, पारस्परिक रूप से अनन्य निर्णय। इनको भी समझ लो। एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट डिसीजन का क्या है कि आपको एक मशीन खरीदनी है या एक कोई प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, अगर उसका आपको वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, रिस्क कम है, रिटर्न ज्यादा हो रहा है, तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर लोगे। ठीक है ना, तो वो होते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन। ठीक है, फिर है कंटिंजेंट डिसीजन या आकस्मिक निर्णय। कंटिंजेंट डिसीजन क्या होते हैं? जहां पे क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के कारण आपको दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो ये होते हैं कंटिंजेंट डिसीजन। ठीक है ना, जो आपस में जुड़े होते हैं कि आपने एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे इस समय ईवी का जो है तो मार्केट में काफी ट्रेंड पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली जो कारें हैं, ठीक है ना, ईवी वाली जो कारें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, तो अगर कोई कंपनी ईवी मार्केट में लॉन्च करती है तो अभी हमारे यहाँ उतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं। तो अगर वो ईवी पे खर्चा कर रही है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में खर्चा कर रही है, तो उसको चार्जिंग स्टेशन पे भी खर्चा करना ही पड़ेगा, है ना, उसको चार्जिंग स्टेशन बनाने ही पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? आपस में कंटिंजेंट डिसीजन हो गए। जैसे सपोज करिए कि एक रिमोट लोकेशन है, ठीक है ना, रिमोट लोकेशन में आपको एक फैक्ट्री डालनी है जहां अभी ना सड़कें हैं ना बिजली है। तो अगर आप रिमोट लोकेशन में फैक्ट्री डाल रहे हो, इसका मतलब है कि आपको फैक्ट्री तो डालना ही है, साथ में वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देना पड़ेगा। आपको वहां सड़कें बनानी पड़ेंगी, बिजली ले जानी पड़ेगी, आप अपने कर्मचारी रखोगे तो वहां बेसिक एम्यूनिटीज की सुविधाएं देनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपस में क्या है? जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? कंटिंजेंट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, in case a company considers a discounting factor higher than the cost of capital for arriving at present values, the present value of cash inflows will be। कहना चाह रहा है कि जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा कैश इनफ्लोस का? तो एक चीज समझो कि जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या होगी? उतनी कम होगी। ठीक है, अगर आप 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से डिस्काउंटिंग कर रहे हो और 9% से भी, तो 10% में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू आपकी कम आएगी, 9% में क्या होगी? ज्यादा आएगी, 15% में और कम आएगी। तो जितने ज्यादा रेट से आप डिस्काउंटिंग करोगे, पीवी आपकी उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा से आप कर रहे हो, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में पीवी होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो देख लो, लेस देन दोज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ
कैपिटल। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या है, ए है। एग्जाम के लिए आप ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी। आपस में जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटेड होते हैं। आप डिस्काउंटिंग फैक्टर माने रेट, जो डिस्काउंटिंग का रेट है वो बढ़ाते जाओ, पीवी आपका क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलो फिर है मोर देन, नहीं, इक्वल नहीं, नन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज्यूम कैश आउटफ्लो इक्वल्स 1,20,000। ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना है, 1,20,000, followed by cash inflows of rupees 25,000 per year for 8 years and a cost of capital of 11%. What is the net present value? ठीक है ना, आपको यहाँ पे सिंपली एनपीवी निकालना है। कैश आउटफ्लो 1,20,000 रुपए है, कैश इनफ्लोज आपको 25,000 पर ईयर दिया हुआ है 8 साल के लिए, और 11% आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो देखो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, या कुछ जगह ये क्या लिखा रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आपको निकालना है। तो देखो कैश इनफ्लो आपका क्या है, 25,000 है पर ईयर। तो इसका और ऑफ को 11% डिस्काउंटिंग करना है, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ है ना। आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो आपका पीवी हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर दिया हुआ है 5.1461 इक्वल टू 1,28,652। ठीक है, एनपीवी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1,28,652 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000। तो ये क्या हो जाएगा, 8,652 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 25,000 गलत है, 8,653। ठीक है ना, राउंड ऑफ के कारण वो 8,652 आ रहा है। आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। आपका सही आंसर क्या बन गया, बी 8,652। ठीक है, नेक्स्ट है while evaluating investments the release of working capital at the end of project's life should be considered as। ठीक है, तो जो वर्किंग कैपिटल लास्ट में रिलीज होती है, वर्किंग कैपिटल जो बची हुई रहती है ना, उसको आप प्रोजेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में कैसे ट्रीट करते हैं, तो हम उसको क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो मानते हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। वर्किंग कैपिटल जो क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल होता है उसको हम क्या मानते हैं, कैश इनफ्लो। ठीक है, क्योंकि जो आपका बिजनेस में वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे बिजनेस में लगाने के लिए आपका पैसा इन्वॉल्व है। अब बिजनेस अगर बंद हो रहा है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, तो जो पैसा इन्वॉल्व था आपका उसमें डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, कैश इनफ्लो है। फिर है कैपिटल रेशनिंग रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, कैपिटल रेशनिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो कैपिटल रेशनिंग होती है बेसिकली जब आपके पास रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड हो, रिसोर्सेस लिमिटेड हो, और आपको 2-3 प्रोजेक्ट को एनालाइज करना हो, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को एनालाइज करना हो, तो उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल रेशनिंग। जिसमें कि आप सपोज करिए आपके पास रिसोर्स, आपके पास 5 करोड़ रुपए, ठीक है, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, और आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, ए बी सी और डी। ठीक है ना, मान लीजिए ए में 2 करोड़ लगने वाले हैं, बी में 3 करोड़ लगने वाले हैं, ठीक है, इसमें 1 करोड़ लगने वाला है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 4 करोड़ लगने वाला है। अब आपके पास है तो 5 करोड़ ही, तो आप सभी प्रोजेक्ट चारों तो कर नहीं सकते हो, ठीक है ना, कुछ कर सकते हो, कुछ को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उन प्रोजेक्ट को रैंकिंग दोगे,
और जो आपका सबसे ऊपर होगा रैंक में उसको पहली प्रायोरिटी दोगे। फिर अगर पैसा आपके पास बचता है और दूसरा प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो तो आप फिर दूसरे प्रोजेक्ट में बचा हुआ पैसा लगाओगे, फिर तीसरे में लगाओगे, फिर चौथे में लगाओगे। ऐसा करके आप कैपिटल रेशनिंग इसे कहते हैं कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस में आपको कई प्रोजेक्ट में से एक को चुनना होता है। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है आपका वेरी फ्यू फिजिबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर अवेलेबल विद द मैनेजमेंट। प्रपोजल काफी कम है। दूसरा है फंड आर रिस्ट्रिक्टेड एंड द मैनेजमेंट हैज टू चूज फ्रॉम अमंग्स अवेलेबल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो आपका ये आंसर सही होगा। फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड, फंड की सीमाएं हैं, लिमिटेड है, फंड जो है लिमिटेड है और आपको अवेलेबल अल्टरनेटिव में से मैनेजमेंट को चुनना है। तो ये क्या होता है, कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन होती है। समझ में आया कि पैसा आपके पास लिमिटेड है लेकिन आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, अब उन प्रोजेक्ट में से आपको एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट जो भी है आपका उसको चुनना है। ठीक है, ये होता है आपका कैपिटल रेशनिंग। फिर है कैपिटल बजटिंग इज डन फॉर। कैपिटल बजटिंग क्यों किया जाता है, तो इवेल्युएटिंग मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, नॉन ऑफ द अबव। बहुत आसान सा है, आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है क्या, कैपिटल बजटिंग। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। दीर्घकालीन निर्णय के लिए क्या यूज होता है, पूंजी बजटिंग का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। गुड। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कौन सी नहीं है, तो देखो दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक डिस्काउंटेड, एक नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। इसमें कौन कौन सी आती है, एक पे बैक और एक एआरआर। ठीक है ना। डिस्काउंटेड में कौन कौन सी आती है, तो डिस्काउंटेड में आपका आता है, एक तो आपका आता है सॉरी एनपीबी, आईआरआर, एमआईआरआर, डिस्काउंटेड, पे बैक। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारे किसके पार्ट हैं, डिस्काउंटेड टेक्निक के पार्ट हैं। तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं है, एनपीवी है डिस्काउंटेड का पार्ट है, पीआई भी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एआरआर नहीं है, इस पे डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं होती है, आईआरआर भी आपका क्या है, डिस्काउंटिंग वाला ही है, इसमें नहीं, हाँ लिखा है। ठीक है, तो एआरआर आपका, एआरआर भी क्या है आपका, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, एआरआर। ठीक है, चलो। ARR मींस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड की अजम्पशन क्या होती है, तो आईआरआर मेथड की जो अजम्पशन होती है वो ये होती है कि जो फंड सॉरी जो आपका फंड है, ठीक है ना, उसको आईआरआर रेट पर री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा बिजनेस पे। ठीक है ना, किस रेट पे री इन्वेस्ट किया जाएगा, आईआरआर पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा है, कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट आईआरआर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा कि जो आईआरआर है सॉरी आईआरआर रेट पर ही उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट किया जाता है, नहीं। वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट किया जाता है, नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो री इन्वेस्टमेंट का है ना सॉरी आईआरआर पे री इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है आईआरआर वुड फेवर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विच हैव। आईआरआर किस टाइप के प्रोजेक्ट प्रपोजल को फेवर करता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें जो कैश का इनफ्लो है ना वो शुरुआती दिनों में, अर्लियर पीरियड में ज्यादा हो, ह्यूज अमाउंट हो, हायर हो, वो उस प्रोजेक्ट को जो आईआरआर है वो क्या करता है, फेवर करता है। क्यों फेवर करता है कि शुरू में क्या होता है ना, जब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हो तो शुरू में जो फैक्टर होता है ना वो ज्यादा होता है। जैसे मैं 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर देता हूं, ठीक है, तो वो फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, 0.909। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं, 826। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 0.7513। अब देखो ध्यान से देखो,
1000 रुपए को आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। कहां पे वैल्यू ज्यादा आएगी? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। यहाँ पे कम आएगी, यहाँ पे और कम आएगी। ठीक है ना? मतलब जो शुरू में है ना वो डिस्काउंटिंग कम हो रही है। तो अगर शुरू में मेरा कैश फ्लो ज्यादा है तो उस कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग कम होगी, जिससे कि मेरा आईआरआर क्या होगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा और कई सालों तक वो हो जाएगा। ठीक है ना? उसको हमें, उसका जो आईआरआर का रेट है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो और जितना ज्यादा आईआरआर होगा उतना बेहतर है। इसलिए जो आईआरआर होता है वो उन प्रोजेक्ट को फेवर करता है जिसके शुरुआती दिनों में कैश फ्लो ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आया भी, लॉजिक समझ में नहीं भी आया है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आईआरआर होता है ना वो उन प्रोजेक्ट को फेवर करता है जिसमें शुरू में कैश फ्लो ज्यादा है। एनपीवी जो है उस प्रोजेक्ट को फेवर करता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट हैं उनको एनपीवी फेवर करता है। ठीक है? फिर है डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो देखो एनपीवी किस, सॉरी, डेप्रिसिएशन किस, कौन सी मेथड की कॉस्ट में शामिल होता है? तो ध्यान से समझो, जो भी टेक्निक कैश फ्लो पे बेस्ड है ना उस पर आप डेप्रिसिएशन की इफेक्ट को हटा देते हो। ध्यान दो, जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, तो आप क्या करते हैं? प्रॉफिट, सपोज करिए ये है क्या, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मान लीजिए, उसमें से आप क्या करते हो, माइनस करते हो क्या, डेप्रिसिएशन। तो आपका क्या आ जाता है, पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप उसमें से क्या माइनस करते हो, टैक्स। ठीक है? तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। फिर आप उसमें क्या ऐड कर देते हो, डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड कर देते हो? क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो। कैश का मतलब, फ्लो का मतलब है कि जिस, वो वाला प्रॉफिट जो कैश में है। तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन के कारण एक्चुअली तो कैश जाता नहीं है, इसलिए हम कैश फ्लो को क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड बैक कर देते हैं। तो बाकी टेक्निक में जिसमें भी कैश फ्लो हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को देखो हटा दिए हैं, हम माइनस किए थे ना यहाँ, और यहाँ पे ऐड बैक कर दिए, मतलब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हट गया है। लेकिन जिस टेक्निक में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम या बुक प्रॉफिट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बुक प्रॉफिट। तो जिस टेक्निक में बुक प्रॉफिट या नेट इनकम का यूज होता है उसमें डेप्रिसिएशन देखो कंसीडर है ना, माइनस किए थे, यहां भी अभी माइनस है, अभी हमने ऐड बैक नहीं किया है। तो जिस टेक्निक में नेट इनकम लेंगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, उसमें आपका डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है। बट जिस टेक्निक में आप कैश फ्लो ले रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन आपका यूज नहीं हो रहा है। तो देख लो, एनपीवी में आप कैश फ्लो यूज करते हो तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हट गया। आईआरआर में भी आप कैश फ्लो देखते हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी आप क्या देखते हो, कैश फ्लो ही देखते हो। तो इन तीनों मेथड्स में आपका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं आता है। बट एआरआर में आप क्या लेते हो, बुक प्रॉफिट। ठीक है ना? नेट इनकम लेते हैं हम, सिंपली बुक प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इसलिए एआरआर में डेप्रिसिएशन का यूज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनिशियल कैश आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ₹1,00,000, it can generate cash inflow of ₹40,000, 30,000, 50,000 and 20,000 इन 1 through 4 years, 1 से 4 साल में इतना इतना वो कैश जनरेट कर रहे हैं। ठीक है? और आपका कैश आउटफ्लो कितना है, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है ना? आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो 1 लाख। एज्यूमिंग अ 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है ना? आपको EI निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। ठीक है? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश inflows divided by इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ये होता है आपका
पीआई का फॉर्मूला। ठीक, निकाल लो क्या होगा। तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो कैश फ्लो कितना दिया हुआ है आपका, 40,000, 30,000, 50,000 एंड 20,000। पीवी फैक्टर है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 36,360, 24,780, 37,550, 13,660। और इन सब का आप टोटल करोगे तो ये होगा 1,12,350। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब 1,12,350 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो आपका जो पीआई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.1235। ठीक है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आ गया, 1.1235। सही आंसर क्या है आपका, बी। ठीक है, अब अगर यहीं से मैं आपको उससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं कि बताइए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो डिसीजन रूल था वो क्या था कि अगर आपका पीआई ग्रेटर देन 1 है तो आपका डिसीजन क्या होगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे। पीआई इज लेस देन 1 तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और पीआई इक्वल टू 0 है तो आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पीआई का, कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में 1 रुपया लगा रहे हो तो आप कितने रुपए कमाओगे। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या था, 1.235। ठीक है ना, इसका मतलब अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो हम 1 रुपये 23 पैसे कमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, a project require a cash outlay of rupees 20,000 and generate a cash inflow of rupees 8,000, 7,000, 4,000 and 3,000 during the next 4 years. Find out the payback period of the project. आपको प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालना है। तो देखो हमने पेबैक जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो तरह से हम निकाल सकते हैं, एक जिसमें कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल हो। तो अगर कैश इनफ्लो इक्वल आता है तब तो सिंपली हम क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, यही कर देते हैं। बट अगर आपका जो कैश इनफ्लो है वो इक्वल नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव मेथड। कैसे, तो देखो आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 1 पे आपका कैश इनफ्लो कितना है, 8,000, ईयर 2 पे 7,000, ईयर 3 पे 4,000 और फिर क्या है 3,000। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे, 8,000, 15,000, 15 और 4 19,000। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23,000। अब देखो आपका तो कैश इनफ्लो कितना था, कैश आउटफ्लो कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000। 20,000 रुपए आपको रिकवर करने हैं, कितने साल में रिकवर हो जाएंगे देख के बताओ। पहले साल में 8,000, दूसरे में 15 रिकवर हो गए, तीसरे में 19 रिकवर हो गए। मतलब 3 इयर्स प्लस कुछ महीने और चाहिए होंगे, 19 तो यहाँ रिकवर हो गए, 1,000 और रिकवर करना है। तो 1,000 हम क्या करेंगे, चौथे साल से रिकवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाई, हमें तो चौथे साल में केवल 1,000 चाहिए और चौथे साल में टोटल इनकम कितनी हुई है 3,000, मतलब डिवाइडेड बाई 3,000। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इयर्स प्लस 1/3 मंथ। ठीक है ना, 3.5 1/3 ईयर्स। 3 and 1/3 ईयर्स का क्या मतलब हुआ कि 3 साल और 1/3 ईयर्स। 1/3 ईयर्स मतलब क्या, 1/3 साल। 1/3 साल मतलब कितना हुआ, 4 महीने। 12 महीने होते हैं ना, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 years and 4 months।
ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 years 4 months। सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की कौन सी कंडीशन है? ठीक है, सो द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मतलब एक, तो अगर आपका पीआई इज ग्रेटर देन 1 तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ जी, ये कंडीशन सही है। देन एनपीवी शुड बी ग्रेटर देन 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल अगर आपका जो एनपीवी है इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ये क्या है आपका? पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? द आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अगर आपका आईआरआर इज ग्रेटर देन सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो भी प्रोजेक्ट क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो हाँ, ऊपर की सारी कंडीशन जो है अगर फुलफिल है तो आपका क्या होता है? प्रोजेक्ट का डिसीजन क्या होता है? आपका एक्सेप्ट होता है। आंसर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर है? तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।